बात मुद्दे की में आज बात हो रही घटनाओं में दोषी आखिर कौन, विधि व्यवस्था या जागरूकता? एक प्रेशर टीम बनाई जाए जो जनता और प्रशासन के बीच में संवाद कायम रखे और बनाए। जागरूकता अभियान शहर शहर ही नहीं गांव तक भी फैलाना जरूरी है। सरकार को इतना एक्टिव होना चाहिए कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े अधिकारियों को, उनसे संबंधित कर्मचारियों को तमाम सुविधाएं प्रदान करें ताकि वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। जनता और प्रशासक एक दूसरे के पूरक रहें तो आपदा से लड़ा जा सकता है। नमस्कार, बात मुद्दे की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा सिंह। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धनबाद में एक के बाद एक दो बड़ी घटनाएं और कई छोटी छोटी अग्निकांड की घटनाएं हुई, जिससे न सिर्फ शहर बल्कि पूरा देश मर्माहत रहा और ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसमें दोष किसका है, जागरूकता की कमी का या फिर विधि व्यवस्था का? और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षिका साधना सूद और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उसके साथ ही सोशल एक्टिविस्ट संतोषी आनंद जी हमारे साथ हैं, स्नेह प्रभा पांडे जी हमारे साथ हैं जो सोशल एक्टिविस्ट और कवित्री भी हैं। उसके साथ ही सबा आलम हमारे साथ हैं जो कॉर्पोरेट ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये पूरी आधी आबादी जो है वो उसका प्रतिनिधित्व करती हुई यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं और ये सभी काफी मर्माहत है इस घटना से। आइए इस पे सबसे पहले जानना चाहूंगी, मैं स्नेह प्रभा पांडे जी से मैं जानना चाहूंगी कि आखिर इसमें दोष किसका लगता है आपको? क्या विधि व्यवस्था की कमी है या फिर जागरूकता की कमी है? किसे दोष देना चाहिए? विधि व्यवस्था तो है ही डमाडोल, वो उसमें तो हम कह ही सकते हैं, क्योंकि जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो बताया जाना चाहिए। जिस तरह हम पूजा करके, पूजा पाठ करके गृह प्रवेश करते हैं तो उस समय ही सबको बता देना चाहिए कि जब आपके घर में आग लगे तो उसमें लगा दिया जाता है अग्निवेश, वो उसको आप किस तरह से करेंगे जो ताकि आप बच सकेंगे। तो ये सब बताया नहीं जाता है। जितना हम गलत काम में लग जाते हैं, कुछ और सब सीखते हैं, उसमें ये नहीं बताया जाता है और उसी के चलते ये सब। और फिर है कि अपार्टमेंट जो बन रहा है उसमें नक्शा भी बहुत वो सही नहीं होता है। वहाँ पर आपका रोड जो है वो छोटा हो जाता है, वहाँ पर अग्निशमन वाला गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। ये गाड़ी ये जो है ये सुनते बड़े देर से हैं, तब तक जितनी जाने गई शायद नहीं जाती मेरे ख्याल से, क्योंकि 5 बजे शाम की घटना है जब 14 लोग चले गए। तो वो जाने का कोई यही नहीं था कि भाई अगर थोड़ा सा लोग एक्टिव रहते, बहुत सारे वहाँ पर गार्ड भी बैठे रहते हैं, तो थोड़ा सबका दिमाग लगता तो इतने लोग तो नहीं मरते शायद। मेरा यही है कि और अग्निशमन वाले तुरंत नहीं जाते हैं। डॉक्टर की मृत्यु हुई उसमें भी लोग, हम तो वीडियो जो भेजा गया हम जो देखे उसमें उतना देर में तो कितना कुछ करके बचा लेना था, जबकि वो मरे घुट घुट करके, उनको वो जल के नहीं मरे हैं। तो ये सब व्यवस्था जो है, जो अभी जो खोजा जा रहा है कि सब जगह जो है दुकान के नीचे, फ्लैट के नीचे दुकान चल रहा है या सिटी सेंटर के नीचे जो दुकान चल रहा है, तो ये सब चीज अब बोलेगा कि अब नहीं ये तो उसने खरीद लिया है। तो आपने खरीदने क्यों दिया उसको? वैसे जगह पर दुकान मत रखिए ना, दुकान रखेंगे तो कल उसमें आग लगेगी। तो ये देखो, आपदा 2 तरह से आती है, एक प्राकृतिक है और एक मानवीय है। मानवीय में ये सब हो रहा है, प्राकृतिक में हम एक्टिव नहीं हैं। जब भूकंप जैसे आ गया तो लोग आते हैं, बचाते हैं, हो रहा है अभी देख रही हो। लेकिन जब भूकंप तो अलग चीज है, उसमें थोड़ी देर होगी। लेकिन जब बाढ़ है तो बार बार बाढ़ आती है, लेकिन सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर सकती है। जब कर सकती है तो ये हमेशा साल भर हम लोग देखते रहते हैं, ये आपदा आती है और चली जाती है, लोगों को लेकर के उसमें जान बहुत जाती है। हमारी व्यवस्था दुरुस्त करने की बहुत ज़रूरत है। ये निगम को अभी तो करना ही चाहिए ताकि और लोग सुरक्षित आगे रह सकें, ये ऐसी घटना फिर से दोहराई ना जाए। मैं तो यही कहूँगी। धन्यवाद। और जैसा कि इन्होंने कहा कि विधि व्यवस्था में भी कमी है और जागरूकता में भी कमी है। साधना जी यहाँ हमारे साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, शिक्षिका भी हैं, बहुत चीज़ों का कवित्री भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ों का आपको ज्ञान है। तो आपसे जानना चाहूंगी क्या सुझाव देना चाहेंगी, या अगर इस तरीके की घटना होती है तो पहला स्टेप हमें क्या लेना चाहिए? धन्यवाद शिल्पा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहिए कि आपदा, डिजास्टर 2 तरह का होता है। एक तो प्राकृतिक होता है जिस पे मानव का वश नहीं है, पर उसके लिए भी हम तैयारी कर सकते हैं। जब ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए तो बाद में हम कितने सक्षम हैं उससे निपटने के लिए। कैसे लोग जो
बेघर बार होते हैं, बेरोजगार होते हैं, उनका पुनर्वास कैसे किया जाना चाहिए, ये प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, जिसमें क्षमा चाहती हूँ हमारा प्रशासन जो है, विशेषकर धनबाद को तो इसमें मैं 0 अंक ही देना चाहूंगी। और दूसरा मानव निर्मित है, तो मानव निर्मित जिनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है वो खुद देखे। अभी मैं कल ही पेपर में पढ़ रही थी, समाचार पत्र में, कि नगर निगम जगह जगह जाकर जांच कर रहा है, अपार्टमेंट में जा रहा है, दुकानों में जा रहा है, मॉल में जा रहा है कि हाँ अग्नि से बचाव का क्या उपाय है। पर अफसोस होता है ये जानकर कि उसके अपने कार्यालय में ये प्रबंध नहीं है, उसके अपने कार्यालय में अग्निशमन का प्रबंध बिल्कुल नहीं है। अभी उन्होंने आदेश दिया, अभी 15 फायर एक्सटिंग्विशर खरीदे जाने के लिए उन्होंने कहा है। जब ऐसी आपदा आ जाती है तो फिर हम सोचते हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार हम भी हैं, ये नहीं कि हम जिम्मेदार नहीं, नागरिक भी उतना ही जिम्मेदार है। पर प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, वो हमारे राजा हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने नागरिकों को वो उचित सलाह दें, समय समय पर उन्हें निर्देश देते रहें, ना कि जुर्माना ठोकते रहें। वो लगातार इतना जुर्माना ठोकते हैं, फिर उस जुर्माने से वो करते क्या है। अगर किसी के पास ये प्रबंधन नहीं है, अग्निशमन उनका खत्म हो चुका है, आपने झट से 2 लाख रुपया जुर्माना ठोक दिया, तो ठीक है, तो उस जुर्माने से जो ठोका उससे उसको पहले अग्निशमन उपलब्ध तो करवा दे, फिर बाकी पैसा आप जुर्माने के तौर पर ले जाए। वो तो अपना भंडार भरते हैं, आप अगले को जुर्माना ठोक दिया, उसके बाद उसके पास कहां से इतना। कौन चाहता है मेरा घर जल जाए, कौन चाहता है मुझ पर मुसीबत आए, कोई नहीं चाहता। हर कोई अपने आप को, अपने परिवार, अपने प्रियजनों से प्यार करता है, हर कोई चाहता है उसके अपने उससे कभी ना बिछड़े। हम जैसे भी इंसान, जैसे पड़ोस में अगर किसी से दुश्मनी भी होती है, उस पर भी अगर ऐसी आपदा आती है तब भी हमारी आंखें भर आती हैं। तो हमारा कहने का ये कि हम माना कि हम दोषी बहुत, जैसे मुझसे पहले जो प्रवक्ता स्नेहदी ने कहा कि अपार्टमेंट बनते हैं नियम के अनुसार बनते हैं, बायलॉज के अनुसार बनते हैं, जो नियम होता है इनके आए दिन नियम बदलते रहते हैं। आप जब पहले आप बोलते हो कि इतना छोड़ना इस तरफ, इतना छोड़ना इस तरफ, उतना छोड़ा जाता है, तो आपका विभाग का आदमी जब अपार्टमेंट बन रहा होता वहां बार बार आता क्यों नहीं, विजिट क्यों नहीं करता, क्यों देखने नहीं आता। बाद में आप आके धड़ाधड़ तोड़ देंगे, कितने लोगों को बेघर बार कर देंगे या जुर्माना ठोक देंगे। मुझे जवाब दीजिए, जुर्माना ठोकने से क्या इससे आपदा से बचा जा सकता है? ये इसका कोई समाधान नहीं है, ये सोल्यूशन नहीं है। आप अपने विभाग में कहते हैं ना, पहले अपने घर को तो देखो। अब निगम तैयारियां कर रहा है, जाके अपना उसका जो बैक डोर, एग्जिट डोर, दरवाजा है, वो भी मैंने पढ़ा कि उस पे बंद है और उसके पीछे पूरा कूड़े का ढेर लगा हुआ है कि अगर खुदा ना खास्ता आग लग जाए तो वहां से निकलने का रास्ता नहीं। अब वो सफाई करवाई जा रही है, तो उन पर जुर्माना कौन ठोकेगा? तो वो अपने आप को भी तो करें कि हाँ हमसे भी गलतियां हुई हैं। तो गलतियां होती हैं, भुगता, अगर हम गलती करते तो भुगतते हम ही हैं। किसी के कोई बड़ा होगा, चाहे प्रशासनिक अधिकारी और नेता, उसको सबसे पहले बचा लिया जाएगा। आम भुगतती जनता है। पहले तो हम जानबूझकर गलतियां नहीं करते हैं, कुछ हमारी व्यवस्था होती है, एनओसी नहीं मिलता, फायर ब्रिगेड सब कुछ चेक कर दे एनओसी के लिए, फिर मिलता नहीं, मांगने पर भी नहीं मिलता, कुछ ना कुछ कमी निकाल दी जाएगी। तो आप कमी दूर करके दीजिए ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, और बीच समय समय पर ट्रेनिंग दीजिए, कैंप लगाइए कि ऐसे ये फायर एक्सटिंग्विशर ऐसे खुलते हैं, ऐसे ये काम होता है। बीच बीच में बुला के ट्रेनिंग दीजिए। आपका ये कर्तव्य बनता है कि जो आपकी जिम्मेदारी है, आप हमारे माँ बाप हैं, माई बाप है, हम आपकी संतान हैं। अगर आपकी जनता है, अनभिज्ञ है किसी चीज से, तो आप उसका मार्गदर्शन करें, उसे जागरूक करें, उसे बताएं, ना कि उसे बिना कारण से दंडित करें, जुर्माने लगाएं। ये अधिकार आपको नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात है, मैंने ये भी पढ़ा पेपर में कि अग्निशमन के पास 35 फुट से ऊंची सीढ़ी नहीं। क्या ये भी जनता का दोष है? क्या ये भी उन बिल्डर्स का दोष है? उनके नक्शे पास हुए 10 मंजिला के, तो उन्होंने तभी बनाए, तो उनका दोष है अगर आपके पास 35 फीट से ज्यादा की सीढ़ी नहीं है, आपके पास हाइड्रोलिक बोर्ड नहीं है। क्या ये उनका दोष है? आप क्यों नहीं प्रबंध करते? क्यों? और उसके बाद मछुआरों के आस में बैठते हैं पानी के लिए, तो आपके पानी का आपकी गाड़ियां हमेशा भरी, 10 गाड़ियां 8 गाड़ी जो है आपकी हमेशा पानी से भरी रहनी चाहिए, ताकि ऐसी कोई आगे आपदा आए तो आप तुरंत पहुंचे। फिर इसके अलावा माइंस में भी डिजास्टर होता है,
खाली अभी तो अभी हुआ इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। माइंस में होता है, वहां कभी गैस रिसाव हो जाता है, मजदूर मर जाते हैं, वहां का देखा नहीं जा सकता कि क्या यहाँ से हो सकती, पहले प्रबंध किया जाए। क्या गरीब की जान की कोई कीमत नहीं, सिर्फ वो दंडित करने के लिए है। उसके बाद पानी कभी घुस जाता है, उसका कोई इंतजाम नहीं, फिर वहां 4-4 दिन पानी भरा रहता है, कितने लोग मर जाते हैं, तो बाहर से पंप आते हैं, वो इंतजाम नहीं, तो कहाँ जाता है इतना पैसा। तो ये सरकार का कर्तव्य है कि डिजास्टर जो मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार की बनती है, शहर वासियों की भी बनती है, पर शहर के प्रशासकों की भी बनती है। दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे तभी होगा। बिना कारण के उसको तोड़ देंगे, उसको तोड़ देंगे, ठेले हटा देंगे, वो हटा देंगे, अपन ऐसा करना उचित नहीं है। क्योंकि जब वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके बच्चे भूख से मरेंगे, तो वो गलत रास्ता अपनाएंगे ही, तब आप क्या कीजिएगा। इसलिए आपको समय रहते चेतना चाहिए और अपने आप को भी सुधारना है कि आपके पास व्यवस्था पूरी हो कि कोई एक फोन करे, कोई भी मुसीबत आए, चाहे बाढ़ आए, भूकंप आए, आप तुरंत पहुंचे। आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए, लोग होने चाहिए और प्रबंध होना चाहिए। आज अगर अग्निशमन के पास हाइड्रोलिक वो होता तो वो ऊपर तक जा सकते थे, छिड़काव कर सकते थे, 35 फीट से ऊपर की सीढ़ी होती, वो जाते। मैं ये नहीं कहती कि अग्निशमन के अधिकारियों ने काम नहीं किया और अपनी जान पर खेल कर उन्होंने बचाया, पर उनकी जान भी तो उतनी ही कीमती है। वो भी किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, उनकी जान भी कीमती है। कि सरकार उनको ऐसे छोड़ देगी मरने के लिए, वो अपनी जान जोखिम में डाले, उनको पूरा प्रबंध दे, पूरा उनके सामान जो है, जो इक्विपमेंट्स हैं, सारे उनको उपलब्ध कराया जाए। फिर कोई भी मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट जो भी करता हो, उसके पास सारी सुविधाएं होनी चाहिए। फिर कोई भी पीछे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। इस तरह नागरिकों को भी आप समय समय पर ट्रेन करते रहें, ट्रेनिंग देते रहें, तो ऐसी कोई भी आपदा आने पर, अभी भी देखते हैं, और जैसे इसमें आशीर्वाद में हुआ, मंदिर भी था सामने, साइड में भी मंदिर था, गुरुद्वारा भी था, गुरुद्वारे ने शरण दी, वहां से आसपास से औरतें खाना बना के लाती रही। तो ये तो समाज ने अपना काम किया ना, प्रशासन ने तो नहीं किया। और एक बात मुझे और याद आई, मैं स्नेहदी का उदाहरण देना चाहती हूँ। अभी जैसे उदाहरण देते कि घायलों को इतना पैसा दिया जाएगा, जिनके मृत्यु होगी उनको इतना दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, कौन देगा, कहाँ से लेना। इनका एक उदाहरण देती हूँ। उन्होंने कभी बताया था मुझे कि इनके स्नेहदी के पति आर्मी में थे, कान में कुछ समस्या हुई, आर्मी काम करते, तो रिटायरमेंट, उन्हें वॉलंटियर रिटायरमेंट दी और उसके बदले में इनको जमीन का एक टुकड़ा दिया। पूछा जाए इनसे, इन्हें आज तक मिला है? इनसे पूछा जाए आज तक इन्हें जमीन का टुकड़ा मिला है? तो खाली ये कर देना कि हाँ 50,000 देंगे, 2 लाख देंगे, 5 लाख लेंगे, किससे लेगा? आम आदमी उस समय तो पहले दुखी होगा, वो अपने दुख से जब वो थोड़ा उसमें हौसला आएगा कि अब जीवन तो जीना, आगे बढ़ना है, किसी की दुकान जल गई, किसी का घर जल गया, किसके पास जाएगा वो? ये तो कहीं उल्लेख नहीं रहता कि इस नंबर, और नंबर दिया भी रहेगा तो अब कोविड के समय मैं जानती हूँ कि नंबर दिए गए थे। मेरी बेटी दिल्ली में थी, वो भी तो आपदा थी, डिजास्टर था। जब दिल्ली से बीच में छूट हुई थी कि कहीं बाहर से आना चाहता है तो आप इस नंबर पर फोन कीजिए, आपको दे देंगे एक कार्ड पास, तो आप बुला सकते हैं, वहां उनको दे देंगे। इतने नंबर थे, मैंने हर नंबर पे फोन किया, कोई नंबर उपलब्ध नहीं था, कोई नंबर भी उपलब्ध नहीं था। कैसे किससे करें बात, जाके करें? तो इस तरह से ये कहना कि बिल्डर्स गलत है या मकान गलत बन गए, सड़कें वो गलत, तो सड़कें तो आपने बनाई हुई हैं, आपने पहले से बनी चौड़ी, तो उससे पहले परमिशन तो आप देते हो ना। बिल्डर कोई विचलन ऐसा कोई नहीं करता, विचलन की थोड़े, जैसे आपका नियम है वो आपसे परमिशन लेके किया जाता है, चाहे जैसे भी हो। या धनबाद छोड़ो, बाहर भी वो कैंपा कोला था, उसमें भी उसने कहा था कि मैंने परमिशन लेके बनाए हैं। आप इतनी बिल्डिंग बन जाती, आप देखते नहीं हो? इतना ऊंचा, अगर 4 तल्ला का तो कुछ 6 बना रहा, तो आप कहाँ होते उस समय आप देखते हैं। तो ये है कि दोष खाली प्रशासन का भी नहीं है, सरकार का भी नहीं है, और हमारा भी नहीं है। सब तीनों मिलकर इसमें बराबर के दोषी भी हैं और बराबर की जिम्मेदारी तीनों की बनती है कि वो भी, हम भी अपने कर्तव्य का पालन करें और अपने अधिकारों को भी हम जानें, और इसी तरह प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, वो भी जनता के दुख को, कष्ट को समझे। उनको पता होना चाहिए जनता को कब किस चीज की आवश्यकता है, वह समय रहते उसे कराए, उपलब्ध कराएं, ना कि गलती जरा सी भूल होने पर उन्हें दंडित करें या जुर्माने ठोकते जाएं। धन्यवाद।
जी हाँ, तो जिस तरीके से अभी साधना मैम बता रही थी कि जो भी घटनाएं होती हैं उसमें जुर्माने की जो बात एक आप बार बार रिपीटेडली कह रही हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो जुर्माने लगा देते हैं, छोटी छोटी बातों पे भी। अगर हेलमेट भी नहीं लगाए तो हम जुर्माने लगाते हैं, लेकिन उस जुर्माने के पैसे का होता क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर उससे बेहतर है कि आप उसका उन पैसों से उन्हें हेलमेट ही प्रोवाइड कर दें। आपने कहा कि फायर एक्सटिंग्विशर अगर नहीं है तो उसके लिए जुर्माने ठोके जाते हैं, तो बेहतर है कि हम तो जुर्माने ले रहे हैं, अगर उसका सही इस्तेमाल हो जाए और जो पब्लिक है उनको जो जिस चीज़ के लिए जुर्माना लगाया जा रहा है वो अगर प्रोवाइड कर दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और बहुत छोटी बात है कि हम जुर्माने भी ले रहे हैं, हम उनके पैसों से उनको ही वही चीज़ प्रोवाइड कर दे। तो ये बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया। मैं संतोषी जी से जानना चाहूँगी यहाँ पे कि सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं कि आपदाओं से हर कोई क्या होना चाहिए, क्या सुझाव है। मैं यहाँ जानना चाहूँगी कि आशीर्वाद टावर में जो हुआ या हजरा हॉस्पिटल में जो हुआ, इसको आप कैसे देखती हैं और क्या नज़रिया है, आप कितनी मरमाहत हैं? धन्यवाद। ये आशीर्वाद टावर और डॉक्टर हाजरा जी के घर पे जो अग्निकांड हुई वो सचमुच बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि एक जगह दम घुटने से मौत हुई और एक जगह पे आग में जलने से झुलस कर। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि दमकल गाड़ियाँ वाकई में अगर हम देखें तो 2011 की जनगणना जब हुई थी तब हमारे धनबाद की आबादी उस समय 26 लाख थी और आज 2023 से तो लगभग 30 लाख के आसपास जरूर पहुँची होगी, या उससे भी ज़्यादा या थोड़ी बहुत कम। लेकिन आज हमारे दमकल गाड़ियों की जो संख्या है, जो अग्निशमन की गाड़ियों की जो संख्या है वो लगभग 2 या 3 ही है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि धनबाद में हर जगह ऊंची दुकानें, बिल्डिंग, मॉल, बहुत चीज़ बन रहे हैं, लेकिन ये आपदाओं को सोचकर नहीं बन रहे हैं। ना तो नगर निगम में इनका नक्शा देखकर पास होता है। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे आप देखेंगे अपार्टमेंट गली कुचे मोहल्ले में है जहाँ सिर्फ आप बाइक, कार तो एक गई तो दूसरी उधर से आ नहीं सकती, ऐसे ऐसे जगहों पे बनी है, तो उसमें अग्निशमन गाड़ी जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो उसका नक्शा पास करना और उस पर बिल्डिंग बनवाना, नगर निगम सबसे पहले तो यहाँ दोषी हम कहेंगे उनको, और जो आज वो जांच कर भी रहे हैं। लेकिन दमकल गाड़ियाँ जो वहाँ, जो सवाल था उसमें मैं आती हूँ कि जो गाड़ियाँ वहाँ तक गई उसमें आप एक गाड़ी में, अग्निशमन गाड़ी में 5 एम्प्लॉय होते हैं। 5 एम्प्लॉय में आज आप देखें तो वहाँ पे एम्प्लॉयों की जो संख्या है वो तो जो है ही, लेकिन उनके पास आज की तकनीकी सुविधा नहीं है, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ जो है वो पहले की ही हैं। वो गाड़ियाँ अभी भी वो उतनी सुरक्षित नहीं है कि वो आगे का काम कर सके या आधुनिक तकनीक से लेस हो वो। और सचमुच वो 35 फीट की दूरी तक ही उनकी सीढ़ियाँ होती हैं जो बचा सकती हैं, यानी कि तीसरी या चौथी मंजिल तक की ही उनके पास सुविधाएं हैं। लेकिन अगर हमारा अपार्टमेंट 6 मंजिला पे हो या 10th मंजिला पे हो या 15वें पे हो, क्योंकि आज धनबाद में 15 से 20 मंजिला इमारतें बन रही हैं, अगर उस पे ये आपदा होती है तो कैसे इसे बुझाया जाए या फिर कैसे इसे लड़ा जाए या इसे कैसे निकला जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मेरा यही कहना होगा कि इससे हम लोग को सचमुच में जागरूकता अभियान इस फैलाना चाहिए कि हमें अगर ऐसी आपदा आए और हमारे घर या मॉल के आसपास अगर दमकल गाड़ी नहीं पहुंच पा रही है तो हमें कैसे उससे बचना है, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये आज की ये घटना नहीं है, ये कभी भी कहीं भी हो सकती है। और ये सिर्फ मॉल, दुकान और घर तक ही सीमित नहीं है, ये कहीं झुग्गी झोपड़ी हो, दुकानें हो, कहीं भी हो सकती है। तो ये जागरूकता होनी चाहिए। और मुझे गाड़ियों से का जो दमकल गाड़ी है उनसे भी ये होगा कि वो जहाँ भी है वो समय पे नहीं पहुँचती। मैं आशीर्वाद टावर की बात कहूँगी, उसमें 3rd मंजिला पे एक जन थे, उन्होंने कहा कि मैं उस टाइम बोकारो में था जब मुझे ये सूचना मिली कि उनके अपार्टमेंट में आग लगी हुई है, और वो बोकारो से धनबाद आ गए, लेकिन दमकल की गाड़ी धनबाद से बैंक मोड़ तक नहीं पहुंच पाई। और ये बहुत ही अफसोस वाली बात थी कि वो आकर बेचैनी से अपने परिवार को देखना चाह रहे थे, पर उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, और वो समझ नहीं पा रहे थे कि अंदर हुआ क्या है और उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, अच्छे हैं कि नहीं है। तो ये होनी चाहिए कि दमकल गाड़ियों को जब भी सूचना मिले वो तुरंत जाए, और जो सूचना देने वाले हैं वो सही और सटीक जानकारी दे, ताकि दमकल गाड़ी आसानी से उन तक पहुंच जाए। धन्यवाद। आपने कहा कि दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंच पाई समय से। सर, डॉक्टर सबा यहाँ हैं, उनसे जानना चाहूँगी क्या लगता है आपको, क्या वजह रही कि दमकल की गाड़ियाँ आखिर क्यों नहीं पहुँच पाई बैंक मोड़ तक? क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है और वो आशीर्वाद टावर तक नहीं पहुँच पाते हैं, डॉक्टर हाजरा के घर तक नहीं पहुँच पाते। मेन वजह क्या लगती है आपको? अगर हम लोगों को मेन वजह तक पहुंचना है ना, तो हमें रूट कॉज पे जाना पड़ेगा।
कुछ भी चीज़ें हम डायरेक्ट नहीं जान सकते। धनबाद की अगर बात करें तो सबको पता है, बच्चे बच्चे जानते हैं। धनबाद की बात करें तो आग का कनेक्शन है, झरिया मामला कुछ भी है, ये पुराना नहीं है। आग और धनबाद बहुत नाता है। अगर देखा जाए जितने भी अभी यहाँ पे सिटीज़ हैं झारखंड में, बिहार में, जितने उसमें सब में से अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आग का कनेक्शन धनबाद के साथ है। और अगर धनबाद में अभी तक आज के डेट में भी इस तरह के मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं तो आप दूसरी सिटीज़ का क्या कंपैरिजन लगाएंगे? कोई भी सिटी इतना ज़्यादा प्रोन नहीं है। धनबाद की बात अगर करें, वो हो गया बात। तो अगर हम कहें कि जो रास्ता जाम था और नहीं पहुंच पाए, ऑब्वियस सी बात है, बात यहाँ से शुरू करके अगर वहाँ उनकी बात तक जाए ना, सारी बातें बिल्कुल सही हैं। सबका रोल उसमें आना चाहिए, सबका रोल बनता है ना। अगर एक चीज़ बताती हूँ आपको, इंडिया रिस्क सर्वे के हिसाब से 2018 में जो एक इंडिया रिस्क सर्वे जो हुआ था, उसमें तब से लेकर अभी तक इंडिया 3rd 2nd रैंक पे बना हुआ है। इसका मतलब इंडिया में ये चीज़ें बहुत आम हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं। अब क्या है, इसमें किसका किसका रोल है? बड़े पैमाने पे कॉर्पोरेट का, बड़े पैमाने पे बिल्डर्स का, बड़े पैमाने पे जितने भी जहाँ पे व्यवसायी लोग हैं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो बड़े स्कूल्स हो, चाहे वो बड़ी बिल्डिंगें हो, इमारतें हो, जो भी है। लेकिन क्या है कि अगर हम एनओसी की बात करने पे आते हैं अगर, तो एनओसी किस चीज़ का लोगों को पता ही नहीं। वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट समझते हैं उसको। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, वो आपकी सेफ्टी है। और सेफ्टी के तौर पे लोग अपना ज़रा सा पैसा बचाने के लिए, चाहे वो हायर एंड की बात मैं कर रही हूँ, यहाँ पे कॉर्पोरेट लेवल के लोगों की बात कर रही हूँ, वो अपना ज़रा सा पैसा बचाने के लिए वो क्या करते हैं, उस एनओसी को एकमात्र कागज़ का टुकड़ा समझते हैं। बट उसमें उस रहने वाले, उस बिल्डिंग में रहने वाले, उस हॉस्पिटल में नर्सेज से लेकर डॉक्टर से लेकर जितनी जाने अंदर घुसती हैं, अपना पंच करती हैं, रोज़ अपना अटेंडेंस लगाती हैं, और शाम को जब तक वो बाहर नहीं आ जाती तब तक की जिम्मेदारी उनकी बनती है। अगर बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग से कनेक्शन है। अब ये चीज़ें आती हैं कैसे कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रही हूँ, लेबर ऑफिसर के तौर पे काम किया है, वहाँ जब मैं काम करना मैंने शुरू किया, मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पे उन लोगों का 18,000 का बिल सिर्फ मैंने बना दिया था। तो मेरे पे चार्ज हो गया था इस बात कि आपने तो बहुत बड़ा बिल बनवा दिया। और बिल किस चीज़ का था? इसी पॉइंट पे था। उनका ये था कि फायर एक्सटिंग्विशर को लेके उनके पास कोई रेडियम मार्क्स नहीं थे, जो कि अंधेरे में शाइन करता है कि भागना किधर है। और उसका 18,000 का टेम्पलेट बनवाया था। और क्योंकि वो पूरी की पूरी लैबोरेटरी थी, जहाँ पे बॉयलर्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, ज़रा सा कोई लापरवाह करेगा या एक केमिकल का फ्लास्क भी टूट जाएगा ना, 4 लोगों के हाथ जल जाएगी, उसके फ्यूम से किसी की आंख की रोशनी चली जाएगी। इतना वो वैसी बिल्डिंग थी, पर वहाँ पे एक भी रेडियम के मार्क्स नहीं थे, बोर्ड नहीं थे कि अगर कुछ ऐसा होता है तो आपको एरो फॉलो करते हुए, एटलीस्ट एरो फॉलो करते हुए आप एग्जिट पे चले जाएं। ये चीज़ें किसी बिल्डिंग में आपको नहीं मिलेंगी आज की तारीख में। वो पूरी बिल्डिंग जो है वो प्रॉपर 300 टर्नओवर की बिल्डिंग है। वो एनालिटिकल बहुत बड़ी दिल्ली की नहीं, सरकारी बिल्डिंग नहीं, वो लेबर ऑफिस एज अ ग्रेड थी, मैं वहाँ पे ग्रेडेड थी वहाँ पे 10 साल। तो वो चीज़ें थी वहाँ पहले किन लोगों ने क्या किया नहीं किया, पर मेरे जाते ही वो चीज़ जब मैंने उनको फेस किया, एंड ठीक 4 दिन के बाद वहाँ कुछ वैसा मामला हुआ तो उन लोगों ने कहा कि इसी साइन बोर्ड ने हमारी जान बचाई। तो खैर ह्यूमन रिसोर्स वाले, चाहे बाटा के हों चाहे कहीं, ह्यूमन रिसोर्स वालों को फेस करना पड़ता है, इस तरह के कुछ दांत वाली चीज़ें करनी पड़ती है, बट अल्टीमेटली फ्रूटफुल निकला। तो ये चीज़ें ना वहाँ पे अब एक किसी भी इंडस्ट्री में आपको एक जिम्मेदार इंसान वहाँ पे है, डिपार्टमेंट है। अभी मैं पूछूंगी किसी से भी कि अभी यहाँ के चीफ फायर एग्जीक्यूटिव कौन है, किसी को नहीं पता होगा। तो ये पता होना चाहिए, चाहे वो बिल्डिंग का कॉर्पोरेट के हिसाब से पता होना चाहिए, हॉस्पिटल के हेड्स को पता, डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के हिसाब से पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन हेड में अगर ऐसा कुछ होगा तो हमको किधर जाना है, किस नंबर को डील कॉन्टेक्ट करना है, किन से हमको बात करनी है। ठीक है, वो चीज़ें हर बिल्डिंग में जो एनओसी है, जो डॉक्यूमेंट की बात मैं कर रही हूँ ना, उसमें बहुत सारे नॉर्म्स होते हैं, उसमें टिक मार्क्स होते हैं, 15 स्टेप्स होते हैं। अगर ये फॉलो होगा तब होगा। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल सारी बिल्डिंग्स में कर दिया गया है कि आपका वाटर स्प्रिंकल ऑटोमेटिक होना चाहिए। जरा सा स्मोक निकला, अब वहाँ दिया से क्या जल रहा था, जो भी चीज़ें हुई है, 2nd फ्लोर से 3rd फ्लोर पे आग लग गया, पता नहीं चला। वहाँ पे तो ये होना चाहिए कि कोई स्मोकिंग भी कर रहा है तो आवाज़ होना जाना चाहिए, अलार्म होनी चाहिए। बिकॉज आपकी प्रॉपर्टी में ज़्यादा पैसा नहीं लगा तो इसका मतलब ये नहीं। और एक चीज़ हमारे फायर सेफ्टी में हमेशा कहा जाता है, नो बिल्डिंग इज इम्यून टू फायर। ये एक लाइन कही जाती है कि कोई भी ऐसी बिल्डिंग है जिसको ये कह दे कि नहीं जलेगा, ऐसा नहीं है। कोई भी बिल्डिंग जल सकती है, लेकिन जलने से बचने से पहले के बहुत सारे स्टेप्स प्रोसेसेस होते हैं। चाहे आपका स्प्रिंकल वाटर का हो जाए, अलार्म लगवा लीजिए,
एग्जिट के हिसाब से अगर देगा तो अपने घर में भी एक बोर्ड लगा के रखा कीजिए, एक एरो के हिसाब से कि अगर कुछ होता है तो क्या करना है। और किचन की बात करें तो किचन में फर्स्ट एड कहाँ होना चाहिए ये भी पता, और ये सब नॉलेज कब आता है जब आप किसी किसी नॉलेज वाले को पकड़िए कि अगर हमको अपना घर बनवा रहे हैं तो एक बार उनसे कंसर्न कीजिए कि हमारे किचन को थोड़ा सा आप उसी हिसाब से बनाइए कि पानी की जगह पे गैस, बहुत सारी चीजें होती है। सिर्फ वास्तु ये सिर्फ नहीं बताता, वास्तु एक्चुअल में साइंटिफिक रीजन है हर चीज को लेके कि पानी के साथ में क्या रखना है नहीं रखना है, वो सारा कुछ खैर वो तो अलग टॉपिक हो जाएगा। बट ये हर घर में बच्चों से बच्चों को भी, बड़े से बड़ों को बताना चाहिए ये चीज कि अभी आपको क्या करना है नहीं करना है उस प्रोसेस पे लेके। अभी सारे सर्विस के हिसाब से इंडिया का भी वही हाल है चल रहा है। तो अभी सिर्फ धनबाद को लेकर अगर मैं बोलूं, अभी का जो कांड हुआ है उस बेसिस पे वो बहुत ही ज्यादा मतलब डाइवर्ट करने वाली चीजें थी कि नहीं होनी चाहिए थी, पर हुई है। और रही बात रास्ता आने की, तो ये सारा कुछ अगर हम लोग शुरू से फॉलो अप करते हैं, एनओसी पे बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे बात करते हैं, ऑब्वियसली बात है कहीं बिल्डिंग बन रही है 4 तल्ले की, हाइड्रोलिक नहीं है। अभी आपके जो फायर एक्सटिंग्विशर्स का जो ऑफिस है धनबाद का, 6 से 7 साल से वहां पे कोई नई हायरिंग नहीं हुई है, कोई नई हायरिंग नहीं हुई है। और ये बहुत बड़ी बात है, 6 से 7 साल तक हायरिंग नहीं हुई है। जो लोग उम्र के तकाजे में पहुंचते जा रहे हैं वो तो बुजुर्गी पे जा रहे हैं ना धीरे धीरे, उनको एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंस लोगों से आप सीख के नए वालों को ट्रेन कीजिए। हायरिंग लीजिए, 6-7 साल से हायरिंग नहीं हो रही है। नए लोग आएंगे तो नई बुद्धि आएगी, नया दिमाग लगाएंगे, नए उनके अंदर वो ऊर्जा रहेगी कि हाँ ऐसे नहीं कि छत्ता से टाप लो, कुछ कर लो। बुजुर्ग तो सोचेगा पर कर नहीं पाएगा। तो अभी तक 6-7 साल से हायरिंग नहीं हुई है। तो ये सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो ठप पड़ा हुआ है, ये एंड टू एंड पे है। अगर रास्ते पे चीजें रहती हैं, 2 जवान लड़के भी अगर आते हैं तो 2-3 थोड़ा से, या फिर लेडीज भी, मैंने कई बार ऐसा किया है, अगर ट्रैफिक हो गया तो एक बार गाड़ी से उतर के कहने लगे आप इधर जाओ, आप इधर जाओ। तो अगर डिपार्टमेंट वाले ये चीज करेंगे तो कौन हमको सीरियस नहीं लेगा कि हाँ रास्ता छोड़ो या जाना। अब संकीर्ण रास्ता है तो वैसी बात है कि बिल्डिंग वहां पे वैसे बनी है, आग तो भैया किसी बिल्डिंग में लग सकती है। उस बेसिस को सोचते हुए भी, डिसीजन लेते हुए भी, डिपार्टमेंट के हेड्स को समझते हुए कि किसका क्या रोल बनता है, वो सब जरूरी है। वो सब और सबका रोल आता है। मॉक ड्रिलिंग सब में जगह करवानी चाहिए, मॉक ड्रिलिंग करवाइए, पता होना चाहिए कि अगर फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पे रखा हो तो ओपन कैसे करते हैं, और सब जगह होता है। अभी रिसेंटली राजस्थान में, जयपुर में, रांची में भी हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है कहीं पे किसी स्कूल में जाके सब सारा करवाया गया है। और अगर गैस सिलेंडर से आग निकल रही, इवन वुमेन्स को बुला के करवाया गया कि अगर बाई चांस गैस सिलेंडर का कैप खुल जाता है तो कैसे आप बचोगे, बेडशीट से निकाल के घर की चीजों से कैसे बचोगे, वो सब करवाया गया। व्हाई नॉट धनबाद, करवाया जाए ना, बुलाया जाए सबको, जो जानकार है उनके साथ में रह के उनको बताया जाए, क्लासेस ली जाए, उनको बताया जाए कि आपको ऐसे से करना, करते रहना चाहिए। तो तब वो चीज आएगी कि हाँ डेवलपमेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है मेजरमेंट्स के साथ में, कि जो मेजर्स भी होने चाहिए। आप डेवलप करते जाओ, बिल्डिंग बनाती जाओ बड़े बड़े, लेकिन उसके अगर बाई चांस कुछ मामला गड़बड़ा गया तो उसके लिए कुछ वो होना चाहिए। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा डेवलपमेंट उतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी कम्स ऑलवेज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा ये मानना है। और इसमें जगह तालमेल खराब हो जाएगा तो फिर चीजें गड़बड़ाहट हो जाती हैं। तो वही चीज है, एंड टू एंड जाना होगा, प्रोसेस टू प्रोसेस फॉलो करना होगा, हमें भी। और डॉक्यूमेंट को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ना समझे, उसको सीरियस ले। जैसा कि डॉक्टर सबा ने बताया, और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि क्योंकि धनबाद एक इंडस्ट्रियल हब है, यहाँ पे BCCL हर्ल जैसे कंपनियाँ हैं, सिम्फर जैसी कंपनियाँ हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि NDRF की जो टीम है जो होनी चाहिए आपदाओं से निपटने के लिए, वो देवघर में है, रांची में है, लेकिन धनबाद में नहीं। तो क्या लगता है आपको, NDRF की टीम धनबाद में होनी चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। और झरिया में तो 20 साल से आग लगी हुई है, और वो आग लगने भी मानवीय हरकत है, जिसने कि कोयला खाली निकाल लिया और उसमें बालू के लिए स्कूटर से बालू उसमें डाले। आज मर रहे हैं तो क्यों मर रहे हैं? हाँ, ये जो जितने भी अभी पैसे वाले हुए हैं, चाहे वो, अब नाम मैं नहीं लूंगी इस पर, लेकिन उन्होंने जो निकाला, उतना बड़ा जो कांड हुआ, कितने लोग मरे। 1972 में जो वो कांड हुआ था, 332 मजदूर उसमें समा गए थे। तो ये सब किसका किया धरा हुआ है? सब तो पहले ऑनर ने खाया, जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो ऑफिसर खाने लगे। और उनका जो बड़ा अच्छा डाटा रहता था कि उसमें बालू कैसे, तो बालू ट्रक से नहीं, बालू स्कूटर से भरा जाता था। तो उसी का प्रसाद है अभी। तो हम लोगों ने अपना गड्ढा खुद खोया है, उसमें खोदा है, और खोद के उसमें डुबकी लगा रहे हैं। किसी ने नहीं। जो मानवीय आपदा जितनी भी है उसको हम लोगों ने खुद किया है, क्योंकि लोग मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया है। ये भी कर लें, वो भी ले लें, वो भी ले लें, उसके चलते हम प्रकृति को बिगाड़ के रख दिए हैं, और उसी का परिणाम ये है। प्राकृतिक आपदा भी उसी में। शासन की बात अगर ना करें तो अपनी जिम्मेदारी भी बहुत है। हम एक फ्लैट घर बेच करके फ्लैट उसमें बनाने लगते हैं। किस लिए बनाते हो भैया? क्योंकि हमको जल्दी पैसा आ जाए। लेकिन कोई रूल नहीं है कि आप किसी कॉलोनी में फ्लैट बना सकते हैं। अगर फ्लैट का पढ़ना है तो उसको देखो कि फ्लैट के लिए एक जगह होता है, वहां केवल फ्लैट बनेगा।
अब यहाँ 10-15 माले का फ्लैट नहीं बनना चाहिए, 4 माले का फ्लैट यहाँ बनने का बोला है। तो आज जोशीमठ देख रही हो, आज कश्मीर धंस रहा है, सब जगह तो ये सब हो ही रहा है, यही यहाँ पर हो रहा है। हमारे कॉलोनी में खाली बहुत सारे फ्लैट बन गए, आज पानी भी नीचे चला गया, सबमर्सिबल लगा रहे हैं। सब कुछ तो हम लोग ऐसे कर दिए हैं कि बहुत दिन नहीं है, 10 साल में लोगों को पानी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। आप कर लें जितना भी। तो ये जो है नगर निगम ने काम नहीं किया है। अभी स्वीपिंग मशीन ले लिया उन्होंने, और स्वीपिंग से बोले सब साफ करेंगे, मशीन में जंग लग रहा है। अगर तुम जाओगी वहां पर, कभी हमको बुलाया गया था उस वहां, तो हम बोले आप लोगों ने इतना बस खरीद लिया, उसको फेंक दिया सड़ा के, कभी रोड पर चली नहीं। तो हमारी व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इसीलिए हम व्यवस्था पर ही चोट करते हैं, बाद में हम लोग आते हैं, क्योंकि हम लोग टैक्स भरते हैं भैया। उस पैसे से तुम लोग इस तरह बर्बादी करते हो, तो उस पैसे से अच्छा काम करो ताकि आदमी भी बचे, और तुम नाम के लिए यहाँ पर नहीं आए हो, काम दिखाओ, तब सोचेंगे कि कुछ काम हो रहा है। अब तो बहुत कुछ बिगड़ चुका है, रोज देखती हो कि अतिक्रमण हटा दिया जाता है, उसको बाद फिर वो पुलिस जो है वो पैसे भर लेते हैं, फिर कुछ दिन बाद लगा देते हैं। तो हम लोग सेंट्रल ये सिटी सेंटर के पास पार नहीं हो पाते, इतनी गाड़ियां हैं। कुछ हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा। अब हम लोगों को, आम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमेशा छोटी छोटी जगह पर आप साइकिल से भी जाइए, आप रिक्शा ने जो गाड़ी चल रही है उससे जाइए, किसी को ले करके जाइए। इतनी गाड़ियां ना चले तो अच्छी बात है, उससे भी प्रदूषण तो हो ही रहा है। और आग लगी अभी तो शुरू हुआ है, अब जब और होगा, गर्मी बढ़ेगी तो और लगेगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी झरिया में भी लगी है ना, दुकान जला है ना, तो मरा नहीं है, लेकिन उसकी संपत्ति तो चली गई ना, तो केवल लॉस ही लॉस है, और क्या बोले। जैसा कि आप बता भी रही थी कि प्रदूषण होता ही है। हम जो गाड़ियां एक साथ कोरोना में ये लोगों ने बहुत कुछ सीखा था, और लोग एक दूसरे के साथ जाते थे ताकि प्रदूषण कम हो। कुछ दिन तक बंद भी रहने का सुझाव आया था कि एटलीस्ट संडे को लॉकडाउन रहेगा, बंद रहेगा, तो इससे प्रदूषण बहुत कम होगा। पर वो सारी चीजें एक हद तक चली, उसके बाद आज फिर सारा सब कुछ जो है वो सेम ढांचे पे चला गया है। क्योंकि यहाँ पे 3 सोशल एक्टिविस्ट हैं मेरे साथ, तो एक सवाल मेरा बनता है कि हर शहर में आप चाहें, जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे प्रेशर टीम होती है जो जिला प्रशासन को सचेत करती है या बताती है कि क्या समस्याएं चल रही हैं, पब्लिक की क्या समस्याएं हैं, जिसको लेकर उनको जागरूक भी करती है और प्रेशर भी बनाती है। साथ ही साथ एक संवाद का रिश्ता भी कायम होता है प्रशासन और जनता के बीच। आप लोगों से यहाँ पे जानना चाहूंगी कि ऐसी कोई टीम धनबाद में क्यों नहीं, और क्या इसके लिए कभी किसी ने पहल की कि एक प्रेशर टीम होनी चाहिए? धनबाद में तो नहीं है, यहाँ तक मुझे जानकारी है, और ना ही कभी किसी ने चेष्टा की है बनाने की। क्योंकि यहाँ मैं जैसे देखती हूँ कि अभी जैसे कहा, हर चीज में हम दोष दे देते हैं, बिल्डर ने बनाया। बिल्डर एक बार बिल्डिंग बना के चला जाता है, उसने दिया, उसने मेंटेन आपको सौंप दिया, मेंटेनेंस वहां रहने वालों को करना है। उसने फायर का सारा आपको इंतजाम दिया, पानी का दिया, उसके बाद आप आपस में लड़ते हो कि हम पैसा नहीं देंगे, हमको नहीं जरूरत है। तो फिर हर बात में बिल्डर को दोष देना मैं उचित नहीं समझती हूँ। जो भी मॉल बनते हैं तो विकास हो रहा है, कहाँ अगर नहीं है धनबाद में तो कहते हैं हम देहात में रहते हैं। तो बड़े बड़े मॉल बनना कोई गुनाह नहीं है, अगर उसमें सब कुछ है तो अगर वहाँ मेंटेन किया जाए। और एनओसी की बात जैसे आपने की कि एनओसी एक डॉक्यूमेंट नहीं, एनओसी तब मिलता है जब आप देख लिया, आपने आके देख लिया कि सब कुछ सही है, सब लगा, तो आप एनओसी दे के जाइए। फिर उसके 3 साल बाद रिन्यूअल होता है, तो रिन्यूअल यहाँ कराने के लिए फिर वो आके चेक करें कि आपका सब सही है, तो फिर वो लेंगे, तो तब तो करेंगे। तो इसमें गलती किसकी? प्रशासन आके चेक नहीं करता। इसलिए मॉल जो लोग रहते जा रहे हैं, जो भी अपार्टमेंट में रहते जा रहे हैं, चाहे 5 मंजिला है चाहे 10 मंजिला है, उसमें जो एक बार मेंटेन हो गया कर दिया, उसके बाद मैं देखती हूँ बहुत अपार्टमेंट में ऐसे जाओ तो पता चलता है आपके जनरेटर नहीं चल रहा, लाइट गई है। कुछ लोग बोलते हैं हमको नहीं चाहिए, हम नहीं पैसा देंगे, फिर बाकी सब भी भुगतते हैं। इस तरह कोई चीज मेंटेन नहीं होती है, तो ये कहना। और दूसरा आपने ये कहा था कि ऐसे यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ शायद मैं नहीं समझती कि जनता और प्रशासन के बीच में ऐसा संवाद अच्छा जो यहाँ तो अगर कुछ सवाल पूछा, मुझे नहीं लगता कि आज मैं जो बोल रही हूँ तो क्या पता इसका क्या प्रभाव पड़े, कल मुझे क्या सुनना पड़े। हाँ सच में मैं बोलती हूँ, क्योंकि हम भी बिजनेस करते हैं यहाँ, कल को क्या आ जाए कुछ नहीं कह सकते। तो यहाँ तो ऐसा है ही नहीं है कि आप कह सकें किसी को अपनी बात की। अगर सही भी बात है
तो उसको कहें। अगर कहती है, जैसे स्नेह जी अगर बोलती है तो इनके मोहल्ले वाले इनको रोकते हैं। ये खुद बताई थी, इन्होंने अपने मोहल्ले में लाइट बिजली लगवाई, कह के लड़के मेयर आ गया था, कहा बोली तो मोहल्ले वाले इनको बोल रहे थे, अरे आप क्या कर रही हैं, कैसे बोलती हैं। हाँ, घर वाले भी बोले थे। ये बोल पाई, मैं भी बोल सकती हूँ, ये बोल पाई क्योंकि ये यहाँ बिजनेस नहीं करते, हम बिजनेस करते हैं, इसलिए बहुत चीजें मुझे सोच समझ के बोलनी पड़ती हैं। पर फिर भी मैं गलत जो है, मैं गलत को गलत कहती हूँ, और वही गलत कहती हूँ जो सच में है, जो फैक्ट है। मैं जैसे अगर नगर निगम अब जगह आपाधापी से सब कर रहा है, पहले अपना घर तो देखे। अपने घर में वो आप लगा रहे तो दूसरे भी लगा लेंगे, सबको अपनी जान प्यारी है, हर कोई इंतजाम करेगा किसी। और फिर आप अपार्टमेंट मॉल इनमें करिए, छोटे छोटे दुकान, हर दुकान में होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए प्रबंध। ये नहीं कि जो सिंगल घर में रहते हैं वहां आग नहीं लगेगी, उसमें आग लगेगी और कोई उस पर विपदा नहीं आएगी, कोई आपदा नहीं आएगी, वहां भी आती है। तो हर को बराबर समझिए, खाली बिल्डर के पीछे मत पड़ जाइए। तो उन्होंने बनाया, आपको घर दिया। लोग भी जो खरीदते हैं बिल्डर से घर, बाद में बातें ना, बिल्डर ने ऐसे लूट लिया। अरे आप खुद तो सोचो, आपको इतने में घर दे दिया, और जब घर मिल जाए तो बोलते हैं घर मिल गया। वही घर जो आपने 10 लाख में खरीदा, उसको 5 साल में 20 लाख में बेच के जाते हो, तब आप बिल्डर को दोष नहीं देते। वैसे कितनों को जानी, मैंने बड़ा अच्छा ये आर्टिकल एक पढ़ा था, एक मैगजीन आती सरिता, उसमें पढ़ा था ये आर्टिकल कि हर बात में बिल्डर को दोष देना उचित नहीं है, कि वो बना के देता तब तो आप बोलते हो ऐसे, तब आपने देख के लिया, सब कुछ वहाँ इंतजाम होता है। उसके बाद आपको मेंटेन करना, वहां रहने वाले जो लोग हैं। तभी मैंने कहा कि सबकी बराबर की जिम्मेदारी है, हम लोग की भी है कि हम भी अपने कर्तव्य को समझे। हम चंद पैसे बचाने के लिए अपनी जान के साथ ना खेलें तो बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ संतोषी आनंद जी हैं जो समाज में काफ़ी काम भी करती हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि इस तरीके की बातें हो रही हैं और जागरूकता की कमी की बात सामने आई है, हर किसी ने कहा कि जागरूकता की कमी है। हम जिला प्रशासन विधि व्यवस्था क्या तैयारी करेगा उस पर तो हमारा कोई जोर नहीं, लेकिन कम से कम हमारा अपने ऊपर तो जोर है, हम एक दूसरे को जागरूक तो जरूर कर सकते हैं। क्योंकि आप समाज सेविका हैं और समाज में काम कर रही हैं, तो आपका क्या नेक्स्ट कदम होगा, आप क्या करेंगी इस मुद्दे पे, कैसे जागरूक करेंगी लोगों को? मैं ये इस मुद्दे पे तो सबसे पहले अभी अपना जो मेरा एक एनजीओ है उसमें मैं इस बात को रखूंगी, क्योंकि वाकई में धनबाद में बहुत सारी आपदाएं आ रही हैं और इसे कैसे लड़ना है, कैसे दूर करना है, जो हमारा एक अलग थीम पे हम लोग काम करते हैं, लेकिन नहीं, अब हम इस पे भी काम करना शुरू करेंगे और इसके लिए हम जरूर प्रशासन से मिलकर कुछ नियम बनाने के लिए बोलेंगे और एक मीटिंग रखकर लोगों को जागरूक करने के लिए हम एक नुक्कड़ नाटक के तरफ पे हम इसको करने का जरूर कोशिश करेंगे। और ये हम थैंक्स बोलते हैं सिटी लाइफ को कि ये सवाल शिल्पा जी हमसे पूछी और सचमुच मुझे ये लगा कि अभी तक मैंने इस पे क्यों नहीं काम किया था, क्योंकि वाकई में हम लोग जब घर से निकलते हैं और घर पहुंचने तक में बहुत सारी आपदाओं का हम लोग सफ़र करते हैं, वो चाहे ऑटो से हो, किसी के घर में हो, मॉल में हो, दुकानें हो, बहुत जगह कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो ये छोटी सी बात पे हम लोगों का ध्यान कभी नहीं गया और हम लोग हमेशा बड़ी बड़ी बातों को करते रहे। तो मैं इस बात को जरूर रखूंगी और इस पे काम करूंगी। धन्यवाद। साधना मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे हमने बात भी की कि इतनी बड़ी जो घटना हुई आशीर्वाद टावर वाला हुआ, उसमें गुरुद्वारा प्रबंधन और जो पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम है, उन दोनों का रोल बहुत अहम रहा और उन दोनों ने बहुत जागरूकता के साथ फ्रंट फुट पर आकर काम किया। अग्निशमन विभाग के पहुंचने से पहले ही बहुत हद तक उन्होंने अपना काम कर दिया था। क्या कहना चाहेंगे और इस नज़रिए के बारे में क्या हम मतलब उनको कैसे धन्यवाद दे सकते हैं, किस तरीके से, क्या आपका क्या नज़रिया है इस पूरे? कहते हैं जब विपदा आती है, जब देश पर विपदा आती है, जब हम पर, एक तभी हम होते हैं। विपदा आती है जब देश पर, नेक तभी हम होते हैं। तो वही कि जब मुसीबत आती है उस समय अगर कोई हमारे साथ खड़ा होता है तो वो सबसे बड़ा, उसे इंसान, सही माने में इंसान कहते हैं कि इंसान वही जो अपनी दूसरे की वेदना को अपनी वेदना समझे, जिसमें संवेदना हो, बराबर की वेदना हो। तो ये प्रमाण दिया उस समय पाटलिपुत्रा नर्सिंग होम के, वहाँ मैंने भी पढ़ा समाचार पत्र में कि वो छत पर जाकर उन्होंने अपने पानी वो खोला, अपने पानी के टैंक से अपना जो उनका इंतज़ाम था, सारे कर्मचारी ऊपर लग गए, सबने पानी से आग बुझाने की कोशिश की। और गुरुद्वारे की एक औरत है परमजीत कौर, उसका भी मैंने पेपर में पढ़ा, इंग्लिश खालसा स्कूल में इंग्लिश की टीचर है वो, मतलब इतनी नहीं 50+ है,
उसने भी जाके बच्चे को खिड़की से को निकाला जाके। फिर बाद में सुबह वो आया कि सुबह 5 बजे उठ के गुरुद्वारे चली जाती है और खाना वाना पूरी तैयारी करती है, फिर स्कूल जाती है, 3 बजे फिर गुरुद्वारे पहुंच जाती है। तो ऐसे इंसानियत की कमी नहीं है लोगों में। हम ये नहीं कह सकते कि सब लोग बुरे हैं, सब लोग बहुत अच्छे हैं और सब एक दूसरे के, जब इसी तरह समाज बनता है कि जब एक दूसरे का, इसी को समाज कहते हैं कि जब हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हों, कंधे से कंधा मिला के चलें। और अब जिनके साथ जो बीत गए उनके दुख को कोई कम नहीं कर सकता, हम उनके दुख को बांटकर हल्का कर सकते हैं। तो ऐसे में गुरुद्वारा, और गुरुद्वारा के बारे में तो हमेशा हम कह सकते हैं, ये आप सब इसके प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हर कोई जानता है। सामने मंदिर भी था, उसने दरवाजे नहीं खोले, माफ कीजिएगा, है। और गुरुद्वारे तो कहीं भी, चाहे सीरिया में युद्ध हो, चाहे यूक्रेन में बच्चे फंसे हों, चाहे कहीं भी हो, सबसे पहले गुरुद्वारे वाले वहां जाके लंगर लगता है, उनको बचाते हैं। सबसे पहले कहा, यहाँ भी ये प्रमाण दे दिया उन्होंने, वहां रहे, आश्रय दिया। कोविड में भी दिल्ली में बहुत सारे गुरुद्वारों में उन्होंने बेड लगा दिए थे, ये कर दिया था कि आए, जैसे रहे, खाना पीना सब देते थे। तो ये तो हमारे धनबाद के लिए गर्व की बात होनी चाहिए, गौरव की बात है हमारे लिए कि हमारे बीच ऐसे लोग भी हैं जो दूसरे के दुख को अपने दुख से बढ़कर समझते हैं और उनके दुख में उनके यथासंभव उनका साथ देने का, उनका सहयोग करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को मेरा दिल से सलाम है। जैसा कि साधना मैम ने अभी कहा कि हम उनके सुख दुख में, जिन्होंने दुख झेला है, उनके दुख में हम सिर्फ शामिल हो सकते हैं, उनका दुख कम नहीं कर सकते। क्योंकि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपसे जानना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगी, कैसे उन्हें मोटिवेट करना चाहेंगे जो इस दुख की घड़ी में, मतलब हम कह सके बच्चे तक जो हैं जिनके एग्जाम्स है वो बहुत ज़्यादा आहत है, उनके वो एग्जाम्स में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, उनके बुक्स नहीं है, जल गए हैं, तो उनको कैसे मोटिवेट करना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? जो धनबाद के साथ हुआ, पहली बात तो उन सारी आत्माओं को बहुत दिल से ये रहेगी कि उनको अपनी, जो कहते हैं ना, जो सही जगह प्राप्त हो जाए, सबसे पहली बात। क्योंकि उनको कुछ नहीं पता था, कोई खुशी में मगन था, कोई शादी के माहौल में, कोई अपने अपने इलाज में, जो भी था, किसी को कुछ खबर नहीं थी अब अगले पल क्या होने वाला। तो ये जो माहौल अचानक से, चाहे एनर्जीज जिसको हम लोग फील करते हैं, जब हम लोग जब हम स्पीकर काम करते हैं तो हमेशा मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हैं, एफर्मेशन की बात करते हैं। तो मैनिफेस्टेशन के लिए मैं उन बच्चों को, और फिलहाल बच्चों पे फोकस करना चाहूँगी कि वो मैनिफेस्ट करें, कि विश्वास इस बात का रखें अपने पास में कि जो कुछ भी हुआ है वो ठीक है, ऊपर वाले ने चाहा तभी हुआ, बट ये है कि जिंदगी है, बड़ी है आपके पास, आप हो, आप इस समाज में हो, आप जीवित हो, आपने जो भी सपने देखे हैं आप यहाँ से अपनी कहानी को बनाओ। और चीज़ें क्या है ना, मैनिफेस्टेशन की बात इसलिए कह रही हूँ ना कि जब भी चीज़ें अचानक से कभी लाइफ में हो या बताकर हो या कभी कुछ प्रॉब्लम आ भी जाती है ना, विश्वास अपनी ज़िंदगी में, ये विश्वास हमेशा रखो, हमेशा रखो इस चीज़ का विश्वास कि अब अच्छा होगा, अब अच्छा होगा, अब घबराने की बात नहीं। अब ये मैनिफेस्टेशन है, ये आप अपने आप से मैनिफेस्ट करो कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब आगे अच्छा होगा। तो चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आपका जीवन का जो भी संघर्ष है, अब अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको हिम्मत देती रहती हैं। जो चले गए हैं उनकी खाली जगह या उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। एक भाई था, 2 भाई था, एक भाई नहीं है, तो उस भाई की भी कमी कोई, मतलब अगर एक ही पोजीशन के लोग हैं ना तो भी वो कमी पूरी नहीं कर सकते। बट यही है कि विश्वास दिल को रखना, क्योंकि किसी के चले जाने से, हम कहते हैं अक्सर कि किसी एक के चले जाने से आपकी ज़िंदगी रुक नहीं जाती, थम नहीं जाती। तो वही चीज़ें चलती रहनी चाहिए, द शो मस्ट गो ऑन, तो वो वाली बात है। बट हाँ, साहस नहीं छोड़ना है और ये चीज़ को मैनिफेस्ट करना है अपने आपस में कि अब सब अच्छा होगा, कोई बात नहीं, ठीक है, अब अच्छा होने वाला, या फिर अब अच्छा होगा, और नहीं है, चीज़ें नहीं है तो अब हम अच्छा करेंगे उन चीज़ों को। तो मैं मोटिवेशनल के तौर पे लोगों से बस यही कहना चाहूँगी, मैं डेवलपमेंट की बात करती हूँ। जो चीज़ें बीत जाती हैं पास्ट से, आपको एक्सपीरियंस लेना है और प्रेजेंट को सही करने के लिए अपना फ्यूचर बिल्टअप करना है। तो मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि एक्सपीरियंस लो, बैड अच्छा, जो भी आपका एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से अपने प्रेजेंट करेक्ट करो, और प्रेजेंट करेक्ट इस वे में करो कि आपका फ्यूचर डेवलप्ड हो जाए और डेवलप्ड हो जाए और बिल्टअप हो जाए, ताकि जो चीज़ें थी वो आपको और मूव ऑन करे और ग्रो करे उस चीज़ों पर। तो मेरा बिलीव है ये चीज़, और मैं इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ। जी हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जो बीत गया वो तो बीत गया, लेकिन हमें हमेशा उससे कुछ सीख कर आगे बढ़ना होता है। लेकिन मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहूँगी, जो भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, कि जो बीता वो बहुत बुरा था और इससे बुरा और कुछ हो भी नहीं सकता। तो इसलिए इस बात को ही सोच के हमें पॉजिटिव हो जाना चाहिए कि अब जो हुआ, जितना कुछ झेल लिया, इससे ज़्यादा और कोई क्या ही झेल सकता है। तो इसलिए
अब जो है वो अच्छे दिन ही आएंगे और हम हमेशा से आशा पे ही बिलीव करते, होप हम कभी नहीं छोड़ते। तो वो चीज़ें आप अपनी ताकत बनाएं, उस चीज़ को जो बीता, जो पास्ट को आपने देखा उससे भूलते हुए आगे बढ़ें और अपनी फ्यूचर को और ज़्यादा अच्छा करें, ताकि जो लोग आपका साथ छोड़ गए हैं एटलीस्ट उनकी दुआओं की वजह से आप तरक्की करें और काम रहें। मैं स्नेहा जी से जानना चाहूँगी, आखिरी क्लोजिंग वर्डिक्ट क्या देना चाहेंगी आप, क्या कहना चाहेंगी, क्या सुझाव देना चाहेंगी जिला प्रशासन को भी, साथ ही साथ जनता को भी? जिला प्रशासन शायद मेरी बात ना समझे, लेकिन क्योंकि उन लोगों का बड़ा, आज भी उन लोगों की बैठक हो रही है, देखें बैठक से क्या निकल के आती है, क्योंकि वो लोग 4 दिन घूमते हैं फिर बैठ जाते हैं। तो मैं तो जब भी जाती हूँ निगम ऑफिस तो लड़ाई करके ही आ जाती थी, और लेकिन मेरा काम हुआ। तो वहाँ से अगर मैं जनता को बोलूँगी कि आप जाइए और प्रशासन से काम करवाइए, जो जिसको बैठाए हैं उसको बोलिए कि ये काम आपका है और आप करिए। वहाँ पर जाके जो लाके लोग पैर पड़ने लगते हैं, इसको छोड़े, राजा ना बनाए उनको, वो मेरे सेवक हैं। हम जब पैसा देते हैं उसी पर आप काम करते हैं, तो मेरा जो काम है वो होना चाहिए। बिजली, पानी, रोड, ये सब मेरी मूल अधिकार है और इसको आपको देना पड़ेगा। इसमें हमको भीख मत मंगवाइए, बार बार आपको बोलने ना जाना पड़े। तो ये सब चीज करके, और आप जो है जब जो मर्जी है वो आप करते हैं, लेकिन जनता का ख्याल रखें और जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जहाँ रोड बन रहा है वहाँ खड़े हो जाए कि गलत सीमेंट ना लगे, गलत कंक्रीट ना लगे, क्योंकि ये मेरा पैसा जा रहा है भाई। तो हम जनता को, हमारे अपने मोहल्ले वाले को, ये सब मैंने बहुत कहा, बहुत लड़ाई की, घर से निकले बहुत लोगों ने बहुत किया, लेकिन अभी जो है हमारे मोहल्ले में लाइट जल रही है तो लोग बड़े अच्छे से घूम रही है, लड़की लोग दिन रात बड़ा मजे से लोग जा रहे हैं। जब मैं 50 साल से मोहल्ले में थी कभी लाइट नहीं देखा था। तो कुछ औरतें मिलकर के संगठन बना के गए, मेरे से खाली नहीं हुआ और हुआ काम। तो हम सोचते हैं प्रशासन को बोल के काम करवाना होगा और जनता को जागरूक होने की जरूरत है, और तब ये सब नहीं होगा। गंदगी जो आप जहां तहां फेंक देते हैं अगर रोड पर, तो आप अगर समाज में मिल के रहते हैं और इस सब बात को उठाते हैं तो आप जरूर सुरक्षित रहेंगे और प्रशासन भी समझेगी कि जनता जागरूक हो चुकी है। तो जनता भी जागरूक नहीं है। जनता अगर जागरूक हो जाए, उसको पता ही नहीं है कि मेरा अधिकार क्या है। ये अधिकार, अच्छा घर में हम बात नहीं करते हैं इन सब चीजों के, अरे ये राजनीति की बात है। राजनीति की बात अछूत है क्या? राजनीति पर ही तो जीते हैं हम। जब भी कोई कविता लिखते हैं तो उस पर अरे आप तो राजनीति पर लिखती हैं। अरे भैया राजनीति ही तो मेरा पहला मुद्दा है। हाँ, हम अभी अगर वो देश में ऐसा हो रहा है तो हम उस पर श्रृंगार लिखने लगे? हाँ, नहीं ना होगा। तो ये अपना अपना विचार है, और हम जितने महिलाओं को अपने साथ जोड़े उन्होंने भी बहुत साथ दिया, तभी ये काम हो पाया। रोड भी बना और लोग गाड़ी लेके घूम रहे हैं। तो ये होना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि भाई जनता को जागरूक होना चाहिए, तभी प्रशासन एक्टिव होंगे, नहीं तो वो सो जाते हैं 4 दिन में। जनता की जरूरत है, बात बोलना चाहूँगी। जैसे मैम ने भी बोला अभी कि ट्रेनिंग का जो एक है पूरा ग्रुप होना चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इस तरह के ट्रेनिंग में, तो चाहे वो सेफ्टी की अगर हम बात करें तो सेफ्टी वही हमारी सारी सेफ्टी की बात होती है, चाहे वो फायर की हो, चाहे वो मानहानि की सेफ्टी, जो भी है, मतलब इज्जत से लेके आग तक की जो सेफ्टी होती है उन सब की एक ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल होनी चाहिए। यहाँ धनबाद में क्या मेंटालिटी है ना, अगर आप कुछ नया इंट्रोड्यूस करोगे ना इन लोगों के बीच में, दे विल, उनका क्या थिंकिंग चला जाता है, हाँ ये बिजनेस कर रहे हैं, दे आर सेलिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अरे भाई, सेलिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अगर ये इजाद हुआ है, अगर इसकी उत्पत्ति हुई है, ये जब समाज में चल रहा है, बाहर कंट्रीज में सर्टिफिकेट अर्न करते हैं लोग, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, कोई ट्रेनिंग टीम के थ्रू में अगर आप किसी यूनिट को एक ट्रेन कर देते हो, तो आज 3 यूनिट है, कल वो 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो जागरूकता तब तो होगी। आप किसी को ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जाना चाहेंगे नहीं और किसी इंडिविजुअल को पकड़ेंगे नहीं या किसी को, तो घर बैठे कौन आपको बताएगा? बच्चों को जो स्कूल में बताया जाता है वो बहुत बेसिक चीज बताई जाती है। आज के डेट में आया है कि फर्स्ट एड बताना है, पहले ये चीज नहीं था। अभी किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, अब बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस में बताया गया कि अगर प्राइमरी बेस पे आपका चल रहा है हार्ट अटैक का, तो आपको कैसे पंच करना है, कैसे माउथ टू माउथ वो देना है, वो भी तो सेफ्टी की बात है। तो ये चीजें बहुत नॉर्मल कर देनी चाहिए, बहुत आम कर देनी चाहिए कि बच्चों के साथ में किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि आजकल डायबिटीज, हार्ट अटैक किसी को भी सुनने को मिल रहा है।
अचानक से सुनने वाली छोटा बच्चा है, उसको कैसे हो गया वो चीज़, तो हो सकता। तो ये नॉलेज वाली चीज़, जहाँ आपको लग रहा है कि बच्चा लर्न करना सीख रहा है, तो उसको सिखाना, स्टैंडर्ड 5 से आप वो करना शुरू कीजिए। तो ट्रेनिंग का जो मेरा ये है ना कि जो मैम ही बोल रही थी कि ऑर्गेनाइजेशन को आना चाहिए, तो देयर आर ट्रेनर्स वहाँ पे, आप पकड़िए अपने अपने हिसाब से कि हाँ मेरा बिल्डिंग का मैटर है, मेरा हॉस्पिटल का मैटर है, मेरा स्कूल का मैटर, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से वैसे वैसे ट्रेनर्स को पकड़ना शुरू कीजिए कि हमको यहाँ पे इस तरह का ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी, मुझे इस तरह की ट्रेनर की जरूरत। लोग पीछे हट जाते हैं पैसा बचाने के चक्कर में, लेकिन उनको ये नहीं पता है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ना उनको लॉन्ग टर्म कर देगा। उनकी एक टीम अगर हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम वो हायर नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम वही टीम 3-4 टीचर्स को और बताएगी, न्यू जॉइनिंग्स को बताएगी कि नहीं हमारे यहाँ का मैंडेटरी है, ये आपको सीखना होना चाहिए कि आपको पंप करना आना चाहिए, माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देना आना चाहिए, तो ये आपको सीखना है। तो कल को घर में बैठे तो टीचर क्या बोलेगी कि मैं सिर्फ स्कूल में सीखी, मैं स्कूल के बच्चों को बचाऊंगी, वो मोहल्ले में कोई हो जाएगा, कुछ दौड़ के जाएगी वो। तो आप अगर एक को लर्न करवाते हो तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। तो ये थिंकिंग यहाँ के लोगों को होनी चाहिए कि अगर कुछ अवेलेबल हो रहा है तो एक्सेप्ट करो। पावर ऑफ एक्सेप्टेंस इज वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग। एक्सेप्ट करो, ग्रोथ की तरफ जाओगे। तो ये मेरा कहना है। ट्रेनिंग के सारे प्रोग्राम अवेलेबल हो रहे हैं, जस्ट थोड़ा सर्चिंग माइंड रखो। वैसा सीखना जरूरी है और हर चीज आनी चाहिए आपको। जैसे आपने बताया कि सेफ्टी मेजर्स जो है, हाँ, अब अपने अपने फील्ड के अनुसार उन्हें सीखना चाहिए और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेने चाहिए। आपसे जानना चाहूंगी मैम, क्लोजिंग वर्डिक्ट क्या देंगी आप? अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ अपनी सरकार से, जो केंद्र सरकार है चाहे राज्य सरकार है, कि जो भी हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं कम से कम उनको पूरी सुविधाएं दें, ताकि वो जाएं, लोगों को बचा सकें। वो इसीलिए सेवा में आए हैं, वो चाहते हैं कि वो सेवा करें, पर उनके पास सम्मान नहीं होता, इक्विपमेंट्स नहीं होते। तो वो भी किसी का, मैं यही कहना चाहती हूँ, वो भी किसी के पिता हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं। वो अपनी जान पर खेलकर भी बचाने आते हैं, पर कई बार वो बेबस हो जाते हैं। इसलिए मैं प्रशासन से विशेषकर भी कहना चाहती हूँ कि जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट देखते हैं कम से कम उनको पूरी सुविधाएं उपलब्ध की जाएं, ताकि वो जिस पेशे को उन्होंने दिल से अपनाया है वो दिल से उस पेशे में आकर लोगों को बचा सके, सेवा कर सके। क्योंकि मैंने देखा है जो नहीं बचा पाते वो भी बहुत दुखी होते हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आते हैं, वो बेबस हो जाते हैं क्योंकि उनके पास नहीं होता, वो चाहकर भी नहीं बचा सकते। कौन ऐसा इंसान होगा जो अपने सामने चीखते हुए इंसान को जो बचने की गुहार लगा रहा है उसे बचाना ना चाहता हो? तो इस तरह वो भी बेबस हो जाते हैं। इसलिए मैं प्रशासन से कहती हूँ कि कम से कम उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, सब कुछ हो। और हमारे अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों की स्थिति भी, वो भी एक मैनेजमेंट है, डिजास्टर है वो भी, कि जाओ तो वहाँ कुछ नहीं होता, ऑक्सीजन तक का सिलेंडर नहीं मिलता, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। तब जैसे बिल्डिंगों में चाहिए बचाव के सामग्री होनी चाहिए, इसी तरह हमारे अस्पताल भी पूरे अपडेट होने चाहिए कि जब कोई जाए तो ऑक्सीजन मिले, ब्लड हो और जो वेंटिलेटर हो, सब कुछ हो सरकारी अस्पताल, सारी सुविधाएं हो ताकि जान बचाई जा सके। ये नहीं, मरना कोई नहीं चाहता, कोई जानबूझकर नहीं मरना चाहता। अगर वो किसी तरह से कुछ दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो कहाँ जाए? हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि प्राइवेट अस्पतालों का बोझ उठा सके। तो इसलिए सरकारी अस्पतालों को भी दुरुस्त करना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। हाँ, ये अभी तो जैसे दीदी बोली वो तो बात सही है कि होना चाहिए, लेकिन प्रशासनिक सेवा जो अभी इतने बड़ा हैपनिंग होने के बाद जो जितनी जागरूकता अपनी दिखा रही है, ये जागरूकता हमेशा बनाए रखे। पहला तो मेरा ये होगा उनसे, और दूसरा ये होगा कि उसके साथ जो हॉस्पिटल है, रोड हैं, जो ट्रैफिक जाम ले जाते हैं, स्कूल कॉलेज जो भी हैं, सभी जगह ये जागरूकता अभियान फैलाए भी, ताकि लोग जागरूक हों, हॉस्पिटल की परफेक्ट सफाई हो, सड़कों पे ट्रैफिक पुलिस जो है वो हमेशा होने चाहिए, क्योंकि हर जगह जाम की जो स्थिति लगती है ना, वो ट्रैफिक पुलिस नहीं होने के कारण लगती है। और लोगों में जो जागरूकता की जो कमी आ रही है, उसके लिए हमारे जैसे एनजीओ जो हैं, जो छोटे छोटे एनजीओ हैं या बड़े पैमाने पे जो एनजीओ काम करते हैं, उन्हें भी मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करती हूँ कि वो भी आगे आएँ और जागरूकता अभियान फैलाने में सरकार की, प्लस जो जनता जो नहीं जान पाती है, जो गाँव में रहती है नहीं जान पाती है, उन तक भी इन बातों को पहुँचाएं, क्योंकि आजकल सारी सुविधाएं शहर ही नहीं गाँव तक पहुँच चुकी है। इसलिए जागरूकता शहर तक ही नहीं रहनी चाहिए, इसे गाँव गाँव तक भी पहुँचाना चाहिए। धन्यवाद।
अंत में आप तमाम महिलाओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सभी इस मुद्दे पर आप सभी ने अपनी अपनी राय रखी और जो लोग मुझे सुन रहे हैं मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि विधि व्यवस्था पर हम दोष दे रहे हैं, जिला प्रशासन पर दोष ज़रूर लगा रहे हैं, पर हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। हम जिला प्रशासन अपना कार्य करे, बखूबी करे, इसका हम अपील कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं सिटी लाइव के माध्यम से कि जिला प्रशासन थोड़ी और मुस्तैद हो और थोड़ी और जागरूकता के साथ इन मुद्दों पर भी सोचे, विचार करे और जहाँ जो कमियां नजर आती हैं उन कमियों को पूरा करने की भरपूर कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हमारी मौलिक ज़रूरतें हैं, उसे पूरा करना प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। साथ ही साथ जो जनता है, जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जो पब्लिक है, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने स्तर से भी आपदाओं से बचने की क्या विधियाँ होनी चाहिए उस पर चर्चा करें, एक दूसरे से बात करें, आर्टिकल्स पढ़ें और वो जानकारी अपने तक ज़रूर लाएं ताकि आप अपनी सुरक्षा ज़रूर कर सके, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये हमारी जीवन है और हमें अपना जीवन बचाने के लिए खुद ही विचार करना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे बात मुद्दे की अगली कड़ी में। फिलहाल मुझे दे आज्ञा, नमस्कार।